नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और बात दिल्ली की, जहां पर ईडी की आंच और कांग्रेस का हंगामा दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कई किश्तों में किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? क्या सरकार को पता नहीं है कि विपक्ष जब इस तरीके से हमलावर रहेगी जब सदन सत्र में हो, और ये भी कि जब सदन के सदस्यों को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो सदन में क्यों रहेंगे? संसद से सड़क तक अब बवाल ही बवाल है, और इसी पर आज हमारा देश की बात में हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों की ईडी की जांच के से डरा धमका कर सरकार गिराई गई, लेकिन जिन विधायकों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक, ऐसी ही बातें पहले भी करती रही है, लेकिन आज कांग्रेस के राहुल गांधी ज़्यादा हमलावर नजर आए। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं, हम बैरिकेड करना चाहें तो कर लीजिए। इसके पहले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किया गया, और जिस तरीके से काम चल रहा है, ये जो तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है, लेकिन जो भाषा है आज वो आक्रामक है, जो कि सांसदों की कम है, जाहिर सी बात है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, प्रमोद स्वामी जी हैं, नेता बीजेपी, सैयद नासिर हुसैन जी हैं, राज्यसभा सदस्य कांग्रेस, हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। सबसे पहले सैयद नासिर हुसैन साहब, आप लोग नहीं डरते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन सदन जब सत्र में होता है तो पहले ऐसी कवायद थी कि ईडी या कोई भी एजेंसी कार्रवाई नहीं करती थी। अब तो आप लोगों को उसी वक्त में बुलाया जा रहा है जिस वक्त में सदन काम कर रहा है। देखिए, ये सरकार जिस तरह से सांसदों के खिलाफ में, विपक्षी नेताओं के खिलाफ में, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ में जिस तरह से पड़ी हुई है, लगी हुई है, इससे एकदम साफ जाहिर होता है माई वे और हाई वे। ये पहले कोशिश करते हैं कि पोलराइज करके चुनाव जीते। अगर उससे जीत नहीं पाएंगे तो गवर्नर ऑफिस को इस्तेमाल करके, गवर्नर हाउस को इस्तेमाल करके सरकार बनाना चाहते हैं। वो भी नहीं हुआ तो ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डरा धमका के सरकारें गिरा के अपनी सरकारें बनाते हैं। अब इसमें ये हो गया कि पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा, ऑलमोस्ट कल तो 3 हफ्ते हो जाएंगे, 3 हफ्ते से लगातार। लेकिन ये बात तो आप लोग बहुत पहले से कह रहे हैं। ठीक है, लगातार पिछले 3 हफ्ते से जिस तरह से विपक्षी, ये बात तो आप लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, एकजुट होकर पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट किया है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, चाइनीज। लेकिन इसके क्या एक दूसरा पहलू भी है, वो मैं विनोद शर्मा जी से समझने की कोशिश करता हूँ। प्रमोद जी, आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी, क्या सरकार की स्क्रिप्ट तय थी, ट्रेजरी बेंच की स्क्रिप्ट तय थी कि आप जब ऐसे वक्त में विपक्ष के नेताओं को बुलाएंगे, उनके सबसे बड़े नेताओं को बुलाएंगे, तो जाहिर सी बात है हंगामा होगा, तो जो मूल मसले हैं, महंगाई जैसे मसलों, उस पर आप बहुत गंभीर बहस कर नहीं पाएंगे? देखिए, 2-3 इसके पक्ष हैं जो आज के दिन ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया है, और जस्टिस खानविलकर वो बेंच को हेड कर रहे थे, और एक दिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये जजमेंट दिया। और वो जजमेंट ये था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो अपनी जो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस भी नाम से वो उसको पुकारते हैं, वो दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा, चूंकि वो पुलिस फोर्स नहीं है, तो अगर वो बुला के कोई अपने सामने बयान वो रखवाता है, तो वो उसको ये नहीं माना जाता कि वो व्यक्ति अपने ही खिलाफ बयान दे रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरी पीठ हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसको सुन रही थी कि जो अमेंडमेंट्स जिसको अपहोल्ड किया है खानविलकर बेंच ने, वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो जिस प्रकार से लाई गई, वो अंडर चैलेंज एक और बेंच के सामने है, और वो थ्रू द फाइनेंस एक्ट लाई गई, मनी बिल बना के लाई गई, जिसका मतलब ये है कि वो राज्यसभा को एक तरह से बाहर करके लाई गई, क्योंकि राज्यसभा के पास वो राइट नहीं होता है। तो एक तो जो पीएमएलए के तहत जो इन्फोर्समेंट को अपार पावर्स मिली हैं, और दूसरा उन पावर्स के चलते आज के दिन जो खारगे साहब को समन्स आए हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, मैं समझता हूं वो अपेक्षित नहीं थे, अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, हालांकि मैंने सुना लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी को
ये कहते हुए कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है इन एजेंसीज के कार्यकलाप में, लेकिन ये लगता है कि ये एजेंसीज पार्लियामेंट के कार्यकलाप में इंटरफेरेंस कर रही हैं, क्योंकि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप प्रोसीडिंग्स के दौरान, डिबेट्स के दौरान बुलाते हैं, तो मैं समझता हूं उस पर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या अर्जेंसी थी, इतनी क्या जल्दी थी कि उनको बुलाएं? ये केस 2012 से चल रहा है। स्वामी जी हैं और इतने लोगों को क्वेश्चन किया जा चुका है, और अभी आप उनको तुरंत बुलाना 12:30 बजे चाहते थे सदन के अंदर, तो इस पे ईडी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और चेयरमैन को, हाउस के चेयरमैन को, बिल्कुल, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, शायद उनको भी इस पे कुछ तहकीकात करके विपक्ष को बताना चाहिए, ताकि हाउस सुचारू रूप से कम कल या परसों तो चले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो कल तो मार्च में शायद कांग्रेस के मार्च में सब भेंट चढ़ जाए। प्रमोद जी, जो बड़ा सवाल है कि ईडी को ऐसी क्या अर्जेंसी है, ऐसी क्या आपातकाल जैसी स्थितियां है कि आपको जो सदन के अंदर बैठे हुए हैं, आप संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करके शाम का वक्त भी दे सकते थे। आप तो 12:30 बजे बुला रहे हैं ताकि वो अपनी संवैधानिक जो कर्तव्य है उनका भी पूरा ना कर पाए सदन के अंदर। और ईडी वैसे भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी तो है नहीं, वो तो आपके किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। वो सीबीआई जैसी तो कथित तौर पर ही सही, लेकिन वो निरपेक्ष एजेंसी नहीं कही जा सकती है। इसके पहले भी सोनिया जी ने एक बार चिट्ठी लिखी थी कि मुझको अभी अस्वस्थ हूँ बोल करके मुझको नहीं बुलाया जाए, तो ईडी ने उनको 2-4-5 दिन का उसमें उस समय भी दिया था। तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि खड़गे साहब ने उनको सूचित किया कि नहीं कि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो इस वक्त मेरी यहाँ एक भूमिका है, तो मैं 1 दिन या 2 दिन बाद आ सकता हूँ। इस तरह का इनके बीच में ईडी और खड़गे जी के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि ईडी जो है एक वो स्वतंत्र संस्था है, वो और वो हर चीज पर वित्त मंत्री से निर्देश कैसे स्वतंत्र है? मुझे प्रमोद जी मुझे समझा दीजिए कैसे स्वतंत्र है। देखिए मुझे स्वतंत्रता समझाइए। वो आपके ट्रेजरी बेंच में जो बैठने वाले मंत्री हैं उनके अंतर्गत काम करती है। मैं बता रहा हूँ, डे टू डे जो वर्क होता है उस पे कोई भी मंत्री इंटरफेयर नहीं करता। और ये जो नेशनल हेराल्ड का जो केस है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केस जो है जब इनकी यूपीए की सरकार थी उस समय ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये केस डाला था। और इसको जो पीएमएलए के जो अधिकार है ये 2002 में अधिनियमित हुआ था, और 1 जुलाई 2005 को हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने जो आर्थिक जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे नियंत्रण करने के लिए कुछ सख्त कानून बनाए थे। बिल्कुल। हालांकि उस समय शायद उन्होंने सोचा होगा कि 25-50 साल हम ही शासन में रहेंगे, लेकिन 2016 के बाद स्थितियां बदली और वो आज शासन में नहीं है। लेकिन आज जो ये कानून जिसको आप काफी सख्त बोल रहे हैं और जिसपे कांग्रेस हाय तौबा बचा रही है, ये 1 जुलाई 2005 को उन्हीं के समय में इसको इसके जो रूल्स है वो नोटिफाई। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ मैथोलॉजी में भस्मासुर की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो भस्मासुर साबित हुए हैं। तो ठीक है, अभी कार्ति चिदम्बरम जी उन्हीं के बेटे जाके सुप्रीम कोर्ट में गए और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो जजमेंट दिया, उसी जजमेंट पे उन्होंने उनके पिताजी के भाषण के अंश जोड़ दिए हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में खानविलकर साहब की का जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने नई बात कुछ नहीं कही। जो पार्लियामेंट में कहा जा रहा था वही उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। मैंने यही कहा कि पी चिदम्बरम जी ने लेकिन मुझे आप नियंत्रण करने के लिए सख्त कानून बनाया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी मुझे ये बता दीजिए, क्या आप लोग इस मौके का इस्तेमाल इसलिए जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बड़ी चिंताओं से, या जो हमारे सामने संकट है, महंगाई का संकट है, चीन का संकट है, इन तमाम और हमारे रुपए का संकट है, इन गंभीर चिंताओं से आप परे हो जाना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाएंगे तो विरोध होगा, हंगामा होगा, आपका दिन कट जाएगा, फिर बात कभी और होगी। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और विपक्ष अगर अपनी उस भूमिका का पालन करता है तो इसमें कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं है। आर्थिक अपराध के ऊपर में जो संधान हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, वो अलग विषय है।
और विपक्ष की जो भूमिका है लोकतंत्र में वो अलग विषय है। उनको पूरा अधिकार है, महंगाई या कोई जो भी मुद्दा उनको चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि ये जनता की समस्याओं से संबंधित मुद्दा है, उसको उनको उठाने का पूरा अधिकार है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि हर चुनाव में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2019 के चुनाव में भी चौकीदार चोर बोल के उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया, राहुल जी को माफी भी मांगनी पड़ी और देश की जनता ने भी नकार दिया। अरे सर, लेकिन प्रमोद जी, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने तो जीजाजी चोर है के नारे लगाए 2014 में। आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, क्या हुआ उन केसेस का? आपके पास अगर स्पीडी ट्रायल करने का विकल्प है तो आप लोगों के पास ये केस तो सारे पैकअप हो जाने चाहिए। अगर कोई चोर है और उन्होंने चोरियां की हैं तो आप लोग 8-8, 9-9 साल तक के इतने लंबी अवधि क्यों देते? खैर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं जवाब दे दूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या उस ट्रैप का, उस जाल में फंसते हैं जो बीजेपी बिछाती है कि आइए हम आपके नेता को बुलाएंगे, आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसी बात करेंगे कि हम डरते नहीं हैं, और पूरी की पूरी बात जो है वो महंगाई, चीन और रुपये के से निकलकर आपके ऊपर फोकस हो जाएगी? क्या ये आप इस जाल में फंसते हैं? ये जाल में फंसने की बात नहीं है। बात इसमें ये है कि हम लोग जब विपक्ष में हैं, जब मुद्दे उठाते हैं, जब टाइम मांगते हैं चर्चा की, जब बातचीत नहीं होती है, प्रोटेस्ट करते हैं, एक देश के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पिछले 3 हफ्ते से इस नैरेटिव को बिल्डअप किए थे। ऐसे टाइम पे इस तरीके का ब्लैकमेल करना, इस तरीके का थ्रेटन देना, इस तरीके का ईडीआईटी, सीबीआई को इस्तेमाल करना, ये सारा चीज जो है इसको जो है अब हम उसको जवाब नहीं देंगे, उस मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाएंगे या जनता के बीच में उस मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, तो भी जो है एक तरीके का जितना भी ये हरास कर रहे हैं वो हरासमेंट को लेने की बात हो जाएगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जन के मुद्दे तो उठाना, उसके साथ में जो मुद्दे डेमोक्रेसी को थ्रेटन करते हैं, जो मुद्दे जो है अपोजिशन को वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं, जो मुद्दे जो है हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर में, हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है, तो उनको भी हम लोग को उठाना पड़ेगा ना। और तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सदन जब चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या भी है। मैं उस बड़ी समस्या को, ठीक है, मैं उस बड़ी समस्या को विनोद शर्मा जी से समझना चाहता हूँ। विनोद जी, जो है इसी पे थी, ईडीआईटी के दुरुपयोग पे उनकी नोटिस थी, उस नोटिस पे वो जवाब मांग रहे थे उस टाइम पे। ठीक उस टाइम पे इन्होंने उनको जो है वहां पे ईडी का समझ देकर उनको बुला भेजा। ठीक है, मैं बात समझ गया। नासिर साहब, आपकी बात मैं समझ गया। सैयद नासिर जी, मैं आपकी बात समझ गया। विनोद जी, जो बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस चीजों को अलग अलग नहीं कर पाती है? जब वो लड़ना चाहती है तो महंगाई, रुपया या अर्थव्यवस्था की जो लड़ाई है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय उसकी पूरी लड़ाई का फोकस गांधी परिवार हो जाता है, क्योंकि गांधी परिवार पर संकट है या गांधी परिवार को एक तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। वो उसमें ज्यादा उत्साहित होकर लड़ना चाहते हैं बजाय कि दूसरे मसलों पर। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बराबर परस्पर 2-3 बार इस बात को कहा। उसमें अभिषेक सिंघवी थे, अजय माकन थे, उन्होंने 2-3 बार इसको बहुत ही पैने तरीके से कहा कि हमारा जो कल का प्रोटेस्ट है वो जीएसटी में जो प्राइसेस बढ़े हैं खाद्य पदार्थों के, उसके खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, और ईडी के खिलाफ नहीं है। देखिए, ईडी का जो बैठा था, देखिए अब ईडी का पीएमएलए जो कानून है, ये कानून जो हमारी इस्टेब्लिश्ड लीगल जो कल्चर है उसके खिलाफ है। कहते हैं, वो कहता है कि अगर आरोपी को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देता है वो गिल्टी है। अब इतना बड़ा मसला, बिल्कुल। और देखिए, सरकार परस्पर कहती है, और मैं बहुत इज्जत से बात करना चाहता हूं प्रमोद जी, कि सरकार कहती है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम में। हो सकता है ना करते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या उसकी ईडी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सरकार से बाहर है क्या? सीबीआई की थोड़ी सी बाहर है सरकार से, ईडी की तो वो भी नहीं है। और जिस तरह से एक्सटेंशन तात्कालीन ईडी डायरेक्टर को दिया गया है, उस पर भी ये बड़ा अपवाद है। तो ये बहुत से मसले हैं जिसके चलते जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी निष्पक्षता पे भी सवाल उठते हैं।
और उसमें सरकार का क्या। अब देखिए, मुझे बताइए कि कोई भी सरकार का इदारा क्या इतनी हिम्मत कर सकता है कि हाउस के सेशन के दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सम्मन कर ले विदाउट अ पॉलिटिकल विंक। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल अथॉरिटी की नोट के बिना कर सकता है क्या? बिल्कुल, इतना वो पावरफुल है क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ये समझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। क्या आपको लगता है कि ठीक है, और वो भी एक ओहदेदार हैं, विपक्ष का नेता एक ओहदा रखता है, उनको आपने हर जगह पे वो आपके स्टेक होल्डर हैं, सरकार के स्टेक होल्डर्स और खारगे तो मुख्य, क्योंकि वो भी कई सारी कमेटीज में खारगे तो अभियुक्त नहीं है इस केस में ना। खारगे तो एट बेस्ट विटनेस हो सकते हैं, वो तो अभियुक्त नहीं है। और आप उनको अगर इस तरह से बुला रहे हैं तो आपको कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की तो इज्जत करनी चाहिए ना। मंत्री के खिलाफ केस होता है, उससे पहले ठीक है, जल्दी से प्रमोद स्वामी जी आप जवाब दे दीजिए, थोड़ा वक्त की कमी है। जी बिल्कुल प्रमोद स्वामी जी, आप अगर ये कहते हैं तो बड़े भोले लगेंगे कि आपकी सरकार को पता नहीं था कि खड़गे साहब को नोटिस मिल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। विनोद जी ने कई बातें उठाई, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं और मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है कि विनोद जी, क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने एजेल की स्थापना की थी और उनके जो शेयर होल्डर्स थे, वो जो 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे, और उसके बाद में उसमें शांति भूषण जी, जो प्रशांत भूषण के पिताजी थे, वो भी शेयर होल्डर थे। उन सबके शेयर जो है मात्र यंग इंडिया कंपनी जो 5 लाख पे जो खुलती है उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और उसमें 76% जो शेयर है वो सोनिया जी और राहुल जी के हैं। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर कहाँ गए भैया? अरे आप लीजिए ना जवाब, प्रमोद स्वामी जी आप जवाब लीजिए। बड़ा सवाल है कि आप पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देना चाहते हैं क्या? पे तो सवाल नहीं उठाया मैंने। नहीं तो हमको प्रक्रिया तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए प्रमोद स्वामी जी। बिल्कुल, कोई किसी चोरी को नहीं बचा रहा है। किसी ने अगर देश की लूट की है तो उनको सजा होना चाहिए। नहीं करता, ये तो आप ईडी के डायरेक्टर से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो तो कोऑपरेट किए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली है। और जो आज साहिब मसनद हैं उनका क्या होगा, इसका उदाहरण खुद चिदम्बरम साहब ने पेश कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों जुड़े। विनोद शर्मा जी आपका, प्रमोद जी आपका, और नासिर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बदली बदली सी क्यों है मध्य प्रदेश की सियासत, इसको बताएंगे। और सीयूटी की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की ये एक बड़ी परीक्षा थी, पहला एक्सपेरिमेंट या पहला प्रयोग इस तरीके का होने जा रहा था, जिसमें अब 17 राज्यों के 29 शहरों में जो परीक्षा होनी थी उसमें उसे अब स्थगित कर दिया गया है। 12 से 14 अगस्त के बीच में ये परीक्षा होगी। अब हमारे साथ और जानकारी के लिए रवीश रंजन जुड़ रहे हैं। रवीश, ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया है, कोई कारण? आज सुबह ये शिकायत आई थी छात्रों की कि जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तमाम सारे, तो ये उनको बताया गया कि आज का जो पेपर है उसको अब 12 से 14 तारीख के बीच में करवाया जाएगा। तो वो आज सुबह से जो है वो हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो काफी परेशान हो रहे थे। और जो बड़े बड़े जिले हैं वहां पर आप सोचिए कि परीक्षा जो है वो रद्द हुई है। नोएडा में रद्द हुई है, दिल्ली में रद्द हुई है, जोधपुर में रद्द हुई है। तो पूरे देश भर में अभिषेक तकरीबन 500 परीक्षा केंद्र हैं और उसमें से बड़े बड़े जिलों में तकरीबन 17-18 परीक्षा केंद्र जो हैं, 29 शहरों में जो है वो ये परीक्षा स्थगित हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि 12 से 14 तारीख के बीच में होगा। दरअसल जो राष्ट्रीय परीक्षा का आधिकारिक बयान अभी आया है उस पर यह आया है कि तकनीकी कारणों से जो ऑनलाइन परीक्षा ये होनी थी वो लोड नहीं हो पाया पेपर, इसके वजह से स्थगित किया गया है। तो एक पेपर का ये स्थगित हुआ है परीक्षा। अब इसको 12 से 14 तारीख के बीच में करवाया जाएगा, लेकिन जो चल रही है ऑलरेडी परीक्षा जो शेड्यूल्ड है वो होती रहेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। आज CUT की जो परीक्षा है वो स्थगित हो गई है। विश्वविद्यालय में दाखिलों को लेकर ये परीक्षा थी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा है ये, जिसके जरिए अब तमाम लोगों को एडमिशन मिलेंगे। अब तक जो व्यवस्था थी कट ऑफ लिस्ट की, वो व्यवस्था खत्म हो रही है और इसके जरिए एक नई व्यवस्था शुरू होगी। अब 12 से 14 अगस्त के बीच में ये परीक्षा होगी। और अब कानपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जून महीने में UP के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। बिना सबूत पकड़ लिया गया था कुछ लोगों को, इनमें से 6 लोगों को रिहा भी किया गया है। इनके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है। वैसे तो 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब हमारी रिपोर्ट सौरभ शुक्ला की। बिना कसूर 2 महीने कानपुर जेल में रहने के बाद बुधवार को मोहम्मद शानू और शारिक रिहा हो पाए कोर्ट के आदेश के बाद। रिहाई के बाद अपने बच्चों को चूम रहे शानू पर कानपुर पुलिस ने कई आरोप लगाए। दंगा करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, पुलिस वालों पर हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने जैसे आरोपों के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत शानू और शारिक को जेल भेज दिया गया था। पर कोर्ट में पुलिस ने बताया कि उनके पास शानू शारिक समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने शानू और शारिक समेत 6 आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए। जिस दिन दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था। उस दिन मैं अपने अपार्टमेंट से 5 बजे उतरा। 5 बजे उतरने के बाद मुझे कुछ काम था, मैं अपने काम से चला गया। 6 तारीख को मैं अपने ऑफिस रखी रोड पे था। वहाँ से पुलिस आई, पुलिस मुझको उठा के ले गई। ले आने के बाद बासमती चौकी ले गई। चौकी से ले आने के बाद रायपुरवा थाने से मुझे कोतवाली में रखा। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। मेरे पास फुटेज इतने मजबूत थे मेरे परिवार की पैरोकारी से, जो मैं कल मेहनत से और हमारे दोस्तों के मेहनत से, जो हमारे शहर के उलमा उनकी मेहनत से, जो मैं कल जेल से रिहा किया। 62 साल के शारिक को भी पुलिस ने बिना किसी पूछताछ के जेल में बंद कर दिया था। मुझे थाने में बुलाया, तुमसे बात करनी है। बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। 6 बेकसूर तो रिहा हो गए, लेकिन अब भी तमाम परिवार हैं जो कभी कमिश्नर के पास, कभी DM के पास जाकर अपने पति, भाई, बेटे की बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं। जुबेदा बेगम भी उनमें से एक हैं। जुबेदा का कहना है कि उनके पति सऊद अहमद को बिना कसूर गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑफिस में जिस दिन दंगा हुआ है उस दिन 2-2:30 बजे ऑफिस में ये बैठे थे। वहाँ CCTV कैमरे में उनकी फुटेज भी है। सर आप लोग कार्रवाई करिए, देखिए वो निर्दोष हैं। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ, जो कुछ देर में हिंसा में तब्दील हो गया। UP पुलिस ने बाकायदा आरोपियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाए थे। आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। प्रेस नोट के जरिए ऐलान किया था कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 बेकसूरों की रिहाई पर कानपुर पुलिस मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था तो चीख चीख कर लोगों को, समाज को बताया कि ये दंगाई हैं, लेकिन अब शांत हैं। सवाल यह है कि इन्हें झूठे तरीके से गिरफ्तार करने वाले क्या पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? शायद नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात भी यह है, भले ही कोर्ट ने इनको राहत दे दी है, पर इन बेकसूरों को बिना वजह जेल में बिताए 2 महीने कोई वापस नहीं कर सकता। कानपुर में सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब बात तिरंगा यात्रा की, जिसको लेकर AIMIM के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो RSS पर बरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई हमें ये ना समझाए कि तिरंगा क्या है, और उन्हें किसी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा को लेकर, तिरंगा को लेकर कई सारी बातें आप कह रहे हैं BJP RSS को लेकर। देखिए, हमने इस बात को कहा है कि जुलाई 1947 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन, जो RSS का एक माउथपीस है, उन्होंने उस मैगजीन में ये आर्टिकल छापा जिसमें कहा कि
हम तिरंगा को नहीं डिमांड करते कि तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग ना हो, बल्कि भगवा नेशनल फ्लैग हो, नंबर 1। दूसरी पॉइंट ये है कि इसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने अगस्त 1947 में अपने इशू में ये कहा कि जो 3 कलर हमारे तिरंगा में हैं, उन्होंने कहा कि ईवल हैं, अशुभ हैं, ये इससे साइकोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री से, आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन व्यूज से सहमत हैं, क्योंकि वो तो वफादारी का एक टेस्ट बना चुके हैं। लेकिन 50 अब जो है वो हर जगह केवल तिरंगा की बात करें, तिरंगा यात्रा की बात करें, तो अचानक क्यों? क्योंकि आपने तिरंगे के ताल्लुक से कहा कि जो नहीं लहराएगा उसकी वफादारी पर शक होगा, ये कहा जा रहा है ना भाजपा की तरफ से। हम ये पूछना चाह रहे फिर ये क्या बयान है ऑर्गेनाइजर मैगजीन का, इस पर क्या बोलेंगे भाजपा और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, बताइए आप। नहीं, आज तिरंगा क्यों बोल रहे हैं हर जगह? डीपी लगाने की बात करें, सोशल मीडिया में बात करें, हर तरह के जो कह रहे हैं वो। आप देखिए ना कि 1930 में जब तिरंगा का एक शेप बना था, जब आज़ादी के मुजाहिदीन जब इस तिरंगे को बनाए थे, इस शेप में नहीं, बल्कि तिरंगा था वो भी, तो उस वक्त के आरएसएस के संचालक ने कहा था कि उसका साथ मत दो, भगवे का साथ दो। तो रिकॉर्डेड है, तारीख में है। भाजपा आरएसएस समझते कि तारीख नहीं जानते, हम तारीख जानते हैं, हम थोड़ा बहुत तारीख के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के। तो आज अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही वफादार हैं, नहीं है। सन 57 की जंग आज़ादी, उससे पहले उन तमाम बुजुर्गों की कंटिन्यूस मेहनत, कुर्बानियों की वजह से हमको 1947 में हमको आज़ादी मिली। आपका रोल कहाँ है, नज़र नहीं आता, आप कहीं पर नज़र नहीं आते। एक अंतिम सवाल के, क्या आप भी अपना डीपी चेंज करेंगे, उस तिरंगा लहराएंगे जैसा ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले सबसे मांग कर रहे हैं? डीपी? अरे देश से मोहब्बत डीपी से होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? डीपी से देश की मोहब्बत होती है और 15 अगस्त के बाद झंडा निकल जाएगा तो मोहब्बत चली जाएगी? पैदाइशी मोहब्बत होनी चाहिए, फितरतन मोहब्बत होनी चाहिए, सोच में मोहब्बत होनी चाहिए, किरदार में मोहब्बत होनी चाहिए। डीपी लगाना ये सब मत करिए। ये तो कह रहे हैं जो तिरंगा यात्रा में लेंगे देशद्रोही हैं और बहुत सारी बात। हाँ, वो तो जाहिर है। वो डीपी लगाए तो मोहब्बत, नहीं लगाए तो यूएपीए। भाई जो फितरतन और पैदाइशी मोहब्बत करने वाला है उसको डीपी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा खून जिस्म को काटेंगे और अल्लाह खून को ज़बान देगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये खून इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले का खून है। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि हमारा खून में भी जो है हिंदुस्तान, मुल्क की मोहब्बत की बात है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। जो बीमारी पहले सांसदों या विधायकों के लिए होती थी वो अब बीमारी नीचे तक आ गई है और अब पार्षद भी उसी तरीके की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और अंडरग्राउंड होने लगे हैं जैसे एक वक्त में राज्यों की विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में आजकल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स किस तरीके से खेली जा रही है बता रहे हैं हमारे साथी अनुराग द्वारी। कांग्रेस को दिया। ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बना, अब कोशिश परिषद पर कब्जा करने की है। लिहाजा पार्टी अपने 25 पार्षद, निर्दलीय और बसपा के सदस्यों के साथ बस यात्रा पर निकली है। खबर है कि वो राजस्थान जा सकते हैं, हालांकि कैमरे पर इसे धार्मिक यात्रा बताया जा रहा है। पार्षद गणों की इच्छा थी कि कोई धार्मिक यात्रा पहले सभापति के चुनाव से पहले की जाए, तो उनकी इच्छाओं के लिए वो कोई धार्मिक यात्रा पे वो सब लोग जा रहे हैं। नहीं, 1% भी क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। देश के कई राज्यों में विधायकों की बाड़ेबंदी करने वाली बीजेपी अपने 34 पार्षदों को हरियाणा के रिजॉर्ट में आराम करवा रही है। उन्हें दिल्ली लाने की योजना है। 66 पार्षदों वाले ग्वालियर नगर निगम में उसके पास बहुमत है, लेकिन मेयर का पद हारने के बाद पार्टी जोखिम लेने के मूड में नहीं। डबरा नगर पालिका के 30 वार्डों में 14 बीजेपी ने जीते हैं, 10 कांग्रेस, 4 निर्दलीय, 2 आम आदमी पार्टी। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और इमरती देवी के बीच खींचतान की खबर है। सिंधिया समर्थक इमरती अपने साथ 15 पार्षद लेकर दिल्ली पहुंच गई हैं। 6 बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के खींच लिए हैं, 2 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का। इसने भी है सबसे। हालांकि बीजेपी कह रही है सब मजे में है, पार्षद दिल्ली दर्शन के लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस पूरे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। सिंधिया जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने आ रहे हैं। जगह जगह पर अपने नेताओं के साथ खुशी का अवसर है, तो खुशी के अवसर पर मिलना
इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि सामूहिकता के भाव में अगर इकट्ठे होकर के आनंद और उत्सव में कहीं घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। ये एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव है कि जीत के आए सब इकट्ठे रहेंगे, साथ में बैठेंगे, अपने नेता के साथ फोटो भी खिंचाएंगे और मिलेंगे, बात करेंगे। नहीं, इन लोगों का लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर जब अपहृत मतदाता 4 घंटे रह सकते हैं तो आप इससे समझ जाइए कि अपराध तो मुख्यमंत्री के निवास से ही हो रहा है ना। राज्य के 3 बड़े नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 5, 6 और 7 अगस्त को नई शहर सरकार शपथ लेगी। भोपाल, इंदौर के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे तो जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। ग्वालियर में सभापति का फैसला भी 5 को हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का दावा था कि मध्य प्रदेश में 88% से ज्यादा सीटों पर उसका कब्जा रहा है। फिर भी जाने क्या बात है कि कहीं पार्षदों को बसों में बटोरा जा रहा है तो कहीं पर उनकी परेड करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बात महाराष्ट्र की, जहां पर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, उसमें ठाकरे गुट को थोड़ी सी राहत कही जा सकती है, क्योंकि फिलहाल चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने से रोक दिया गया है ईसी को, यानी कि इलेक्शन कमीशन को। ये एक बड़ी राहत इसलिए मान रहे हैं ठाकरे गुट के लोग क्योंकि बीएमसी चुनाव सर पर हैं। महाराष्ट्र शिवसेना में घमासान के बीच पहली बार सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे कैंप के लिए बड़ी राहत आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि असली शिवसेना कौन है, फिलहाल इस मुद्दे पर फैसला न करे। अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर जल्दबाजी में कार्रवाई न करे। ठाकरे कैंप को जवाब देने के लिए समय मिले और अगर पक्षकार और समय मांगते हैं तो विचार हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की कार्रवाई जारी रखने पर कुछ नहीं कहा है। वहीं शिंदे कैंप ने एक बार फिर दोहराया है कि यह मामला दल बदल का नहीं है, किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है, अयोग्यता का मुद्दा स्पीकर को तय करने दिया जाए और चुनाव आयोग की कार्रवाई अदालती कार्रवाई से अलग है। दूसरी ओर ठाकरे कैंप ने कहा है कि शिंदे गुट के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट तय करे, वो दावा नहीं कर सकते कि वो ही शिवसेना है। अदालत में मामला लंबित है तो चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कानून के सवाल मांगे हैं। अब 8 अगस्त को अदालत ये तय करेगी कि क्या वो इस मामले को संविधान पीठ को भेज दे। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जाहिर है इस मामले में राजनीतिक लड़ाई भी चलती रहेगी और यहाँ अदालत में कानूनी लड़ाई भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बताएंगे कि क्यों नाराज हैं छात्र और किस तरह कर रहे हैं अपनी नाराजगी का प्रदर्शन। असम में भी बुलडोजर चल पड़ा है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि जिहादियों का अड्डा बन चुका है असम का कुछ हिस्सा और इसीलिए उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक मदरसे पर बुलडोजर चलवाने का ऐलान किया है और चल भी किया है बुलडोजर। बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 5 मॉड्यूल सक्रिय हैं, जिहादी गतिविधियों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए अंसारुल इस्लाम के 6 बांग्लादेशी सदस्य असम में घुस आए थे। इस साल मार्च में बारपेटा में पहले मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ और उसमें से एक गिरफ्तार जब हो गया तो उसने सारी चीज़ें बता दी। मुख्यमंत्री का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब आज सुबह एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई मदरसे के संस्थापक के अल कायदा की भारतीय उपमहाद्वीप इकाई से रिश्ते की बात को लेकर आगे बढ़ी है। मदरसे के संस्थापक मुफ्ती मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम सरकार ने जिहादी गतिविधियों के आरोप में मदरसे को पहले ही सील कर दिया था। ये मदरसा मोरीगांव जिले के मोरियाबारी में स्थित है। Specific information was received that a Persian by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out.
মুস্তাফা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। হি টুক এ ডক্টরেট ইন ইসলামিক ল ফ্রম ভোপাল। এই মুস্তাফাই ডক্টরেট লৈছে भोपाल 2017। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र आजकल गाड़ियां साफ कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो नाराज हैं। नाराज वो इसलिए हैं क्योंकि कृषि और बागवानी महकमे में कई सारे पद खाली हैं, जिसका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इससे पहले कल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से जुड़े छात्रों ने रिक्शे चलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक इस वक्त कृषि विकास अधिकारियों के 410 कृषि उप निरीक्षकों के 350, बागवानी विकास अधिकारियों के 125, मृदा संरक्षण अधिकारियों के 129 और बाजार सचिवों के 56 पद खाली पड़े हुए हैं। और अब एक अच्छी खबर, मध्य प्रदेश में अब दुनिया का सबसे बड़ा तैरता बिजली घर दिखाई देने वाला है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत करने के लिए तैरते बिजली घर को बनाने के लिए जो लोकार्पण है उसकी शुरुआत की जा रही है। आज इसको लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम हुआ। ये सोलर पावर प्लांट है जो कि ओमकारेश्वर डैम पर बन रहा है। भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसको लेकर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध को सार्वजनिक किया गया है। दुनिया में अब तक ऐसे सिर्फ 10 फ्लोटिंग पावर प्लांट हैं और ओमकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी का किनारा है, वहां पर जो डैम है, बांध है, उसके ऊपर बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा डैम के ऊपर, जो कि तैरता रहेगा और जिससे जमीन की बचत भी होगी और ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। इसके बनाने में कोई विस्थापन नहीं होगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। तो विकास में सोलर ऊर्जा अपना योगदान देता रहे, इसी आशा के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।